अरविंद केजरीवाल किसी भी कह सकते हैं स्थिति में ईडी के सामने पेश होने को तैयार नहीं है और वो कह रहे हैं कि जो भी इल्ज़ाम मुझ पे लगाए गए वो एकदम गलत हैं, गैर कानूनी है, इसीलिए मैं ईडी के सामने पेश नहीं होऊंगा। अब 13 जनवरी को चौथा समन जारी हुआ है जिसमें 18 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया, उस पर भी केजरीवाल पेश नहीं होंगे, तो भी 27 से 28 जनवरी तक अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी नहीं हो सकती। बीजेपी की साजिश है, बीजेपी काम नहीं करने दे रही, यानी 10 साल से जो सारे काम हुए मतलब बीजेपी ने उनमें नहीं रोका, लेकिन जैसे ही चुनाव सामने आते हैं तो बीजेपी आपको काम करने से रोकने लग जाती है। कि लोकसभा का चुनाव है, कहीं ना कहीं अब आम आदमी पार्टी और ज्यादा एक्टिव होती हुई नजर आने वाले समय में। और रही बात यहाँ पर संजय सिंह और मनीष सिसोदिया की, देखिए यहाँ पर दोनों नेताओं का जल्द से जल्द बाहर आने की पूरी प्रक्रिया यहाँ पर शुरू हो चुकी है। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम बात सच की में, जहां एक तरफ राज्यसभा में आम आदमी पार्टी की आवाज़ें गूंजती हुई नजर आएंगी, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी अधिकारियों ने चौथा नोटिस भी जारी कर दिया है। अब क्या होगा? क्या अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो जाएगी? क्या इस खुशी के बीच में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी फिर से हल्ला बोलती हुई नजर आएगी? एक तरफ जहां तिहाड़ जेल से बाहर संजय सिंह के कदम दिखाई दिए, तो वहीं दूसरी तरफ क्या तिहाड़ जेल की तरफ अब अरविंद केजरीवाल के कदम बढ़ते हुए नजर आएंगे? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि चौथे समन के बाद सिर्फ गिरफ्तारी की ही बातें यहां पर बार बार उठती हुई नजर आएंगी। 2 नवंबर को पहला समन जारी किया जाता है, फिर 21 दिसंबर, फिर 3 जनवरी, अब एक बार फिर से समन जारी किया जाता है जिसमें अरविंद केजरीवाल को 18 जनवरी ईडी दफ्तर पहुंचना होगा और तमाम सवालों के जवाब देंगे। लेकिन क्या अरविंद केजरीवाल पहुंचते हुए नजर आएंगे या जैसे ही तीनों समन के जवाब दिए हैं वैसे ही जवाब देते हुए दिखाई देंगे? तमाम सवाल बनते हैं। न्यूज़ रूम में मौजूद है सबसे पहले अमन सर मेरे साथ मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, जिस तरीके से एक तरफ संजय सिंह, स्वाति मालीवाल और नारायण दास गुप्ता राज्यसभा में जाएंगे और एक तरफ संजय सिंह को लेकर भी ये कहा जा रहा है कि रिहाई हो सकती है, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल को चौथा समन जारी कर देते हैं ईडी अधिकारी। क्या लगता है, ईडी दफ्तर पहुंचते हुए अरविंद केजरीवाल 18 जनवरी को नजर आ सकते हैं या जैसे 3 समन का जवाब दिया वैसे ही देते हुए दिखाई देंगे? देखिए, मुझे लगता है कि उनका कोई भी इरादा ईडी के सामने पेश होने का नहीं है, क्योंकि अगर आप उनके तीसरे समन के जवाब को अगर देखें तो उसमें साफ तौर पर कहते हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल ईमानदार नहीं है तो कोई भी ईमानदार नहीं है, और साथ में ये भी कहते हैं कि मेरे पर जो आरोप लगे हैं बेहद गैर कानूनी है, उनका कोई सच्चाई से वास्ता नहीं है, और इस तरह की तमाम सारी बातें वो ईडी से खुद पूछते हुए नजर आते हैं कि आखिर मुझसे आप क्या पूछना चाहते हैं, आप मुझे लिख के भेजिए, मैं उनका जवाब दूंगा। तो यानी कि आपको ये देखकर लग सकता है कि अरविंद केजरीवाल किसी भी कह सकते हैं स्थिति में ईडी के सामने पेश होने को तैयार नहीं है, और वो कह रहे हैं कि जो भी इल्ज़ाम मुझ पर लगाए गए वो एकदम गलत हैं, गैर कानूनी है, इसीलिए मैं ईडी के सामने पेश नहीं होऊंगा। अब उससे बड़ी सवाल ये भी है कि लोकसभा चुनाव बहुत नज़दीक है, ऐसे में आम आदमी पार्टी नहीं चाहती होगी कि अरविंद केजरीवाल सलाखों के पीछे जाएं, क्योंकि जो 20 सीटें लगभग उनके राज्यों में आती हैं, दोनों राज्यों में, उसको किसी भी तरह से जो जीतना चाहते हैं, किसी तरह से उनके ऊपर फतेह हासिल करना चाहते हैं, चाहे पंजाब की बात करें चाहे दिल्ली की बात करें, इन दोनों ही राज्यों में तकरीबन 20 सीटें आती हैं। और यहाँ पर आम आदमी पार्टी की कोशिश है कि पहली बार जो है एक दहाई का आंकड़ा पार किया जाए लोकसभा में, इसी की कोशिश में आम आदमी पार्टी लगी हुई है, तमाम सारे नेता लगे हुए, सौरभ भारद्वाज से लेकर आतिशी और तमाम जो भी नेता हैं वो यही कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह से जो आम आदमी पार्टी की स्थिति उसको मजबूत किया जाए। लेकिन ईडी के जरिए बीजेपी, जो उनका आरोप भी है कि आम आदमी पार्टी के ऊपर दबाव बना रही है, परेशान कर रही है और कहीं ना कहीं उनको जो इस चुनाव से अलग कर देना चाहती है, इसी मद्देनजर अरविंद केजरीवाल जो है वो ईडी के सामने पेश होना नहीं चाहते हैं। सर, यहाँ पर यह भी देखने को मिल रहा है कि अरविंद केजरीवाल पीछे नहीं हट रहे हैं तो वहीं ईडी अधिकारी भी पीछे नहीं हट रहे हैं। पिछले समन में अरविंद केजरीवाल ने यह कहा कि आपके क्या सवाल हैं, तमाम सवाल हमें लिख के दे दीजिए, मैं उन सवालों का जवाब भी दूंगा, आपके साथ कोऑपरेट करने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन ईडी दफ्तर नहीं पहुँच रहे हैं, तो क्या कहा जाए कि ईडी भी यहाँ पर सवालों की लिस्ट नहीं दे रही है अरविंद केजरीवाल को, बार बार समन जारी कर रहे हैं और अरविंद केजरीवाल भी पीछे नहीं हट रहे? क्या ये लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से आपने कहा कि ये सारी कोशिशें की जा रही हैं, तो अब ईडी अधिकारियों का अगला कदम क्या होगा अगर यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ईडी दफ्तर नहीं पहुंचेंगे तो? देखिए नाज़मीन, स्पष्ट रूप से हम देख चुके हैं हेमंत सोरेन के केस में, जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, कि 7 बार समन जारी होता है फिर भी वो शामिल पेश नहीं होते और ना ही पेश होने की
की उनकी मंशा नजर आती है। मुझे लगता है उसी राह पे अरविंद केजरीवाल भी चलते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई मुझे आप समन पे समन भेजते रहिए, मैं आपके सामने नहीं आऊँगा, बल्कि आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए कि मुझे किस तरह से आप जो है सवाल पूछना चाहते हैं, जबकि आपका मामले में तो चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी है, तो अब मेरा इसमें क्या गवाही आप चाहते हैं। तो कुल मिलाकर ये जो रस्साकशी का माहौल है बीजेपी और वर्सेस जो आम आदमी पार्टी के बीच में, वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि भाई ये जो संवैधानिक प्रक्रिया उसका अरविंद केजरीवाल पालन नहीं कर रहे हैं। वहीं केजरीवाल की आप सुनो तो कह रहे हैं कि ईडी के जरिए बीजेपी हम पे दबाव बना रही है। तो आपस में जिस तनातनी का माहौल है, फिर उसके अलावा एलजी के को लेकर आपने देखा है हमेशा से बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने रहते हैं। तो कई तरह के ऐसे मसले जिसको लेकर दोनों ही तरफ से लगातार कह सकते हैं कि ये कोशिश हो रही है कि एक दूसरे को पछाड़ा जाए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल समझते हैं कि अगर वो जेल के अंदर जाते हैं तो ये आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। 2024 का जो आम चुनाव है उसमें अगर अरविंद केजरीवाल की उपस्थिति नजर नहीं आती है तो ये उनकी पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका साबित हो सकता है। इसीलिए लगातार जो उनके नेता हैं वो यही कोशिश कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने न पेश हों, क्योंकि अगर वो पेश नहीं होंगे तो गिरफ्तारी नहीं होगी। अब ये देखना होगा कि ईडी इसके बाद क्या करती है, क्या घर पे आकर पूछताछ करती है या कुछ और इस मसले पे जो है कानूनी दावपेच निकल कर सामने आते हैं। तो फिलहाल पूरे का पूरा मसला जो है वो आपस में एक दूसरे को कह सकते हैं कमज़ोर या पीछे हटाने को लेकर है कि मैं ज़्यादा बेहतर हूँ, मैं ज़्यादा अच्छी स्थिति में हूँ, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैंने कोई गलती नहीं की, इसलिए आप उससे इस तरह से पूछताछ नहीं कर सकते। वहीं बीजेपी ईडी के जरिए ये साबित करना चाह रही है कि भाई आपने गलती की, आप कसूरवार हैं, आप पूरी आपका नीति को लेकर जो है आप जो कप्तान थे तो आपको सबसे पहले आना पड़ेगा। तो आपस का जो माहौल है इसीलिए लगातार बन रहा है। लेकिन फिलहाल दोनों पक्षों का अगर नज़रिया आप देखें तो मुझे लगता नहीं कि अरविंद केजरीवाल किसी भी तरह से ईडी के सामने जाने के मूड में नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ये कोशिश कर रहे हैं कि ईडी दफ्तर ना जाए, लेकिन ईडी अधिकारी बार बार समन जारी कर कर ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल ईडी दफ्तर नहीं आते हैं तो एक बड़ी कार्यवाही भी वो कर सकते हैं। लेकिन इसी बीच में ये भी सवाल बनते हुए नजर आते हैं कि अगर ईडी अधिकारी कदम उठा देते हैं, अगर यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो जाती है तो क्या जेल से सरकार चलती हुई नजर आएगी, जो आम आदमी पार्टी के नेता दावा करते हुए नजर आ रहे थे। अक्षय भी मेरे साथ मौजूद है, यही सवाल पूछने की कोशिश करेंगे कि आम आदमी पार्टी की तरफ से सिर्फ यही कहा जाता रहा है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो जाएगी तो सरकार हम जेल से भी चलाने के लिए तैयार हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी करना इतनी आसान है, और अगर हो भी जाती है तो क्या जेल से सरकार चल सकती है? लेकिन आजमीन आज 13 जनवरी है, आज चौथा समन जारी हुआ है जिसमें 18 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। आप देखिए कि 18 जनवरी को भी केजरीवाल पेश नहीं होंगे और फिर ये सवाल रहेगा कि क्या अब ईडी गिरफ्तारी करेगी, क्योंकि लगातार पहले, दूसरे, तीसरे और अब चौथे समन पर भी ये सवाल है कि क्या यह अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी अब ईडी करती नजर आएगी। तो 18 को भी नहीं होगी, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक नियमों की अगर बात करें, प्रावधानों की बात करें अगर एक मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी की, तो सबसे पहले यहाँ पर जिक्र आता है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की धारा 135 का, जो सीधे तौर पर ये कहती है कि अगर किसी राज्य के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी करनी है तो उस राज्य की जो विधानसभा है उसका सत्र यहाँ पर 40 दिनों पहले खत्म हो जाना चाहिए, या फिर अगले 40 दिनों में या मौजूदा 40 दिनों के अंदर उसका सत्र शुरू नहीं होना चाहिए। आप गौर करेंगे तो आप पर दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया था 15 दिसंबर को, जो 18 दिसंबर को खत्म हुआ। अब जब 18 दिसंबर को दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र खत्म हुआ तो उससे 40 दिन लगा लीजिए, करीब 27 से 28 जनवरी बैठती है। यानी कि अब 13 जनवरी को चौथा समन जारी हुआ है जिसमें 18 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया, उस पर भी केजरीवाल पेश नहीं होंगे, तो भी 27 से 28 जनवरी तक अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी नहीं हो सकती। इसके बाद भी यहाँ पर प्रावधान कहीं है, प्रावधान ये भी कहते हैं कि विधानसभा स्पीकर से अनुमति लेनी होगी। प्रावधान ये भी कहते हैं कि जिस मामले में ईडी अगर गिरफ्तारी के लिए कदम उठाएगी वो यहाँ पर गौर करने वाली चीज होगी कि वो जो केस है वो एक सिविल केस है या वो एक क्रिमिनल केस है। अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पर जो दिल्ली की आबकारी नीति है वो कहीं ना कहीं एक सिविल केस के तहत आती है, और सिविल केस में मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी को आप मान के चलिए लगभग नामुमकिन सी स्थिति है। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से नामुमकिन है, लेकिन नामुमकिन स्थिति है। मैं कहूंगा कि बिल्कुल 0.1% यहाँ पर संभावना है कि अरविंद केजरीवाल की नियमों के तहत गिरफ्तारी हो जाए। अब यहाँ पर बात आती है कि गिरफ्तारी अगर हो जाए तो क्या कुछ कदम यहाँ पर उठाती नजर आते। देखिए यहाँ पर संभावनाएं तो कहीं है, यहाँ पर अटकलों का बाजार भी गर्म है। यहाँ पर अगर गिरफ्तारी की बात चल रही है, यहाँ पर निकल के नाम आ रहा है कि क्या अरविंद केजरीवाल की पत्नी मुख्यमंत्री के तौर पर यहां सूबे की कमान संभालते नजर आएंगी, यहां पर आतिशी सिंह हमें नजर आएंगे या सौरभ भारद्वाज नजर आएंगे, कई नाम है। तो देखिए यहाँ पर अरविंद केजरीवाल, मुझे लगता है कि जिस तरह से राजनीति के ट्रैक पर वो चल रही है या जिस तरह से उनका राजनीति का ट्रैक अब तक रहा है, उसके आधार पर तो यही लगता है कि अरविंद केजरीवाल यहाँ संभावना है कि शायद अपनी पत्नी को आगे कर दे, या फिर यहाँ पर सबसे ज़्यादा संभावना उनकी जेल से सरकार चलाने की। जेल से सरकार चलाई जा सकती है, हालांकि इतना आसान ये चीज़ बिल्कुल नहीं होने वाली, क्योंकि एक राज्य पूरा आपके हाथ में रहेगा। कई विभाग आते हैं, मैं कहूँगा यहाँ पर कई सारे विभाग आते हैं, कई मंत्रालय आते हैं जिनकी जिम्मेदारी मुख्य रूप से मुख्यमंत्री के हाथों में होती है, इसलिए आसान ये चीज़ बिल्कुल भी
रहने नहीं वाली है। जी बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरीके से कहा गया है कि सरकार जेल से चल सकती है, लेकिन आसान भी नहीं है, क्योंकि जब तक आरोप सिद्ध नहीं हो जाते तब तक तो आप कई बातें कह सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप दोषी बना दिए जाते हैं, आरोप तय हो जाते हैं, तो उसके बाद ये तमाम चीज़ें नामुमकिन ही नजर आती हैं। इसी बीच में ये भी देखा जा रहा है कि क्या इन तमाम चीज़ों के जरिए अरविंद केजरीवाल जनता के सामने मजबूती के साथ पेश हो रहे हैं या उनकी छवि और भी कमज़ोर नजर आ रही है। दौलत भी मेरे साथ मौजूद है। दौलत, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव भी नज़दीक है, ऐसे में अरविंद केजरीवाल पर शराब घोटाले के जरिए जो आरोप लग रहे हैं, इससे क्या वो और भी अपनी पार्टी को मजबूती के साथ दिल्ली में पेश कर रहे हैं, पंजाब में पेश कर रहे हैं और राज्यों में भी पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, या इस आरोपों के जरिए छवि कमजोर हो रही है और पार्टी भी कमजोर हो रही है? क्या लगता है? हाँ, देखा जाए तो छवि तो बिल्कुल यहाँ पे लगातार जो है हमारी पार्टी की कमजोर होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सभी नेता, सभी मंत्रालयों पर घोटाले के आरोप हैं, लगातार सब जेल में जा रहे हैं। अब तो अरविंद केजरीवाल के जेल जाने की नौबत यहाँ पर आ रही है, लेकिन यहाँ पर अरविंद केजरीवाल सरकार, उनके मंत्री कहते हैं कि बीजेपी के साजिश है, यानी ईडी से जुड़ा या फिर दिल्ली के विकास से जुड़ा कोई भी आप सवाल पूछ लीजिए, वो कहते हैं कि बीजेपी की साजिश है, बीजेपी काम नहीं करने दे रही। यानी 10 साल से जो इतने सारे काम हुए हैं, मतलब बीजेपी ने उनमें नहीं रोका, लेकिन जैसे ही चुनाव सामने आते हैं तो बीजेपी आपको काम करने से रोकने लग जाती है। यानी देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस पूरे मुद्दे पर राजनीति आम आदमी पार्टी भी खेलती हुई नजर आ रही है, यानी पूरा राजनीति का माहौल यहाँ पर लोकसभा चुनाव से पहले बनाया जा रहा है। जी बिल्कुल, लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक माहौल बनाया जा रहा है, लेकिन अरविंद केजरीवाल के साथ साथ बात तिहाड़ जेल में बंद संजय सिंह और मनीष सिसोदिया को लेकर भी होगी। क्या मान लिया जाए कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर इतना तमाशा इसलिए किया जा रहा है कि जेल से कोई नेता बाहर आने वाला है? क्योंकि राज्यसभा की बात करें तो यहाँ पर संजय सिंह जीतते हुए नजर आते हैं, तमाम और सांसद की मौजूदगी भी यहाँ पर देखने को मिलेगी, लेकिन इसी बीच में क्या मान लिया जाए कि संजय सिंह की अगली सुनवाई में जीत होती हुई नजर आएगी? नेहा भी मेरे साथ मौजूद है। नेहा, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को चौथा समन जारी होता है, लेकिन उससे पहले ही संजय सिंह की रिहाई को लेकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि संजय सिंह को ज्यादा समय के लिए जेल में नहीं रखा जा सकता है, तो क्या लगता है कि संजय सिंह जेल से बाहर आ सकते हैं? अगली सुनवाई में क्या एक राहत भरी खबर संजय सिंह को लेकर आ सकती है? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर देखा जा सकता है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव भी नज़दीक है और यहाँ पर राज्यसभा में जीतने के बाद संजय सिंह के बाहर आने की अटकलों पर अब बहुत ही ज़्यादा चर्चा तेज हो चुकी है कि आने वाले समय में और अगली पेशी जो है उसमें यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा चांसेस लगते नज़र आ रहे हैं कि संजय सिंह शायद जेल से बाहर आने की पूरी उम्मीद यहाँ पर जताई जा रही है। और देखिए, लोकसभा का चुनाव है, कहीं ना कहीं अब आम आदमी पार्टी और ज़्यादा एक्टिव होती हुई नजर आने वाले समय में। और रही बात यहाँ पर संजय सिंह और मनीष सिसोदिया की, देखिए यहाँ पर दोनों नेताओं का जल्द से जल्द बाहर आने की पूरी प्रक्रिया यहाँ पर शुरू हो चुकी है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार संजय सिंह कितने दिनों में जेल से बाहर आते हैं, क्योंकि चुनाव अगर उनको लड़ना है तो जेल से बाहर आना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल, यहाँ पर अब देखना ही होगा, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो आम आदमी पार्टी तैयार है। इंडिया गठबंधन की बैठक भी आज है और बैठक में अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी भी देखने को मिलेगी। इस बीच में लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ तय किया जाएगा, सीट शेयरिंग को लेकर क्या कुछ फैसला लिया जाएगा, इंडिया गठबंधन का संयोजक कौन होगा, ये भी फैसले लिए जाएंगे। लेकिन इस फैसले के साथ ये भी देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल को राहत मिलेगी या अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी यहाँ पर तय मान ली जाएगी। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय बनती है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।